हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन सेशन, जो हमारा कॉस्टिंग का टेस्ट नंबर 7 हुआ था, जिसमें आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, मटेरियल और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का टेस्ट था। उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आइए, तो ये था आपका ये टेस्ट एंड आई होप आपसे अच्छे से अटेम्प्ट हुआ ये। बाकी तो अभी पता चली जाएगा कैसा अटेम्प्ट हुआ। तो यहाँ पे इस टेस्ट में सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। ये क्वेश्चन आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के चैप्टर से था। आइए एक बारी क्वेश्चन रीड करते हैं। ABC हेल्थ केयर रन्स एन इंटेंसिव मेडिकल केयर यूनिट। फॉर दिस पर्पज इट हैज़ हायर्ड अ बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ 50,000 पर मंथ विद द अग्रीमेंट टू बियर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस ऑल्सो। ठीक है जी, रेंट का खर्चा करना पड़ेगा हेल्थ केयर कैपेसिटी को रन करने के लिए, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी खर्चा हमें करना पड़ेगा। ठीक है। द यूनिट कंसिस्ट ऑफ 100 बेड्स एंड 5 more बेड्स कैन कंफर्टेबली बी अकोमोडेटेड व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। तो वैसे जो कैपेसिटी है वो 100 बेड्स की है एट 100% ऑक्यूपेंसी, लेकिन 5 और बेड अगर कहीं बाहर से लाकर आप और रखना चाहो, दैट इज ओवर एंड अबव योर 100% कैपेसिटी, तो आप वो कर सकते हो अगर किसी दिन जरूरत पड़ जाए। Though the unit is open for patients all the 365 days in a year, scrutiny of accounts for the year 2020 reveals that only for 120 days in the year the unit had the full capacity of 100 patients per day, and for another 80 days it had on an average only 40 beds occupied per day. तो सर 120 दिन तो 100% ऑक्यूपेंसी रही है और बाकी के 80 दिन 40 बेड की ऑक्यूपेंसी रही है। बट देयर वर ओकेजन्स, इसके साथ साथ कुछ ओकेजन्स ऐसे भी थे वेयर द बेड्स वर फुल, जब 100% कैपेसिटी तो हो ही चुकी थी, एक्स्ट्रा बेड्स वर हायर्ड एट अ चार्ज ऑफ ₹50 पर बेड पर डे। कुछ दिन ऐसे भी थे जिनमें 100% कैपेसिटी तो थी, वो 100 बेड जो थे 100% ऑक्यूपेंसी वाले वो तो ऑक्यूपाइड थे ही थे, साथ के साथ मेरे को 5 बेड और लाने पड़े थे। और किस रेट पर मेरे को वो खर्चा करना पड़ा था जो 5 बेड्स मैंने बाहर से परचेज करे, हायर करे, ₹50 पर बेड पर डे। दिस डिड नॉट कम टू मोर देन 5 बेड्स अबव द नॉर्मल कैपेसिटी ऑन एनी डे। कभी भी अगर 100% ऑक्यूपेंसी से ओवर एंड अबव मेरे को बाहर से बेड लाने की जब जरूरत पड़ी है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 5 बेड से भी ऊपर लाने पड़ गए। मतलब टोटल 105 ही हुए हैं, 106, 107, 105 से ऊपर कभी नहीं गए। द टोटल हायर चार्जेस for the extra beds incurred for the whole year amounted to 20,000। ये जो 5 बेड्स ₹50 पर बेड पर डे के हिसाब से जब जब पूरे साल में हायरिंग करी होगी मैंने इन बेड्स की, पूरे साल का इन टोटल खर्चा 20,000 है। ठीक है जी। अच्छा, एक काम करते हैं, डेटा समझ रहे हैं तो यहां तक के डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे चाहूं कि एक बारी समझने के लिए पेशेंट डेज निकालें कि पूरे साल के नंबर ऑफ पेशेंट डेज हैं कितने, आइए देखते हैं एक बारी। तो सर 120 दिन 100 पेशेंट्स पर डे के हिसाब से रहे हैं, तो 100 पेशेंट्स हर दिन, ऐसा 120 दिन हुआ। ये कितना आ गया? 12,000। ये पेशेंट डेज आ गए आपके, नंबर ऑफ पेशेंट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। अच्छा सर 80 दिन 80 डेज 40 बेड्स, मतलब 40 पेशेंट, हर एक बेड पे एक ही पेशेंट होगा ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 3200 प्लस। अच्छा, उसके बाद पूरे साल सर 20,000 का आपका खर्चा हुआ है, पूरे साल 20,000 का आपका खर्चा हुआ है एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम आपको 5 बेड हायर करने पड़े होंगे और एक बेड एक दिन हायर करने का खर्चा आपका ₹50 है। एक बेड एक दिन हायर करने का खर्चा आपका ₹50 है। मैं यहां पे लिख देता हूं 1 बेड, एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड, 1 बेड 1 डे ₹50। ठीक। और किसी भी दिन मैक्सिमम कितने बेड्स हायर करे गए हैं? 5 बेड्स। तो 5 बेड्स का पर डे का खर्चा कितना है? ये मैंने लिखा है 1 बेड 1 डे, अब मैं लिख रहा हूं 5 बेड्स 1 डे। कितना आएगा? एक बेड का एक दिन का ₹50, तो 5 बेड का एक दिन का ₹250। तो सर एक दिन का मैक्सिमम 5 बेड्स का खर्चा ₹250 है और पूरे साल 20,000 का खर्चा हुआ है। डिवाइडेड बाय 250 कर देंगे,
ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय एक दिन का खर्चा, ये आपके पास आ जाएगा 80। 80 क्या है, नंबर ऑफ डेज। भाई आपने 20,000 पूरे साल का खर्चा, जो कि कैसे आया होगा, ये 20,000 का खर्चा आपका आया कैसे होगा, कितने बेड्स मल्टीप्लाई बाय कितने डेज, डिवाइडेड बाय 5 बेड का एक दिन का खर्चा मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय 5 बेड का एक दिन का खर्चा लिख दिया, तो कितने दिन का खर्चा आया होगा सर, 80 दिन के हिसाब से ये खर्चा आया है। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, पेशेंट डेज निकाल रहे हैं, मतलब 80 डेज ऐसा हुआ है कि आपका ये खर्चा भी आया है, और कितने पेशेंट्स हैं उसमें, 5। भाई किसी भी दिन मैक्सिमम 5 बेड ही ऑक्यूपाई रहे हैं ना एक्स्ट्रा, तो 5 बेड का मतलब 5 पेशेंट्स, ऐसा 80 दिन हुआ है। डेज हमने यहां से निकाले हैं, तो कितने हो गए ये, 400। तो आपके पास टोटल पेशेंट डेज कितने हो गए, 12,000 प्लस 3,200, 15,200 प्लस 400, 15,600। ये आपके पास एक तरह से क्या आ गए, पेशेंट डेज आ गए। अभी तो मैंने समझाया, इसको फेयरली कैलकुलेशन में भी अभी हम लिखेंगे। आई होप आपको यहां तक की बात समझ आ गई पेशेंट डेज की। मेन यहां पे जो पॉइंट था वो ये 20,000 वाले चीज को लेकर था। द यूनिट एंगेज्ड एक्सपर्ट डॉक्टर्स फ्रॉम आउटसाइड टू अटेंड ऑन द पेशेंट्स एंड द फीस वर पेड on the basis of the number of patients attended and time spent by them, which on an average worked out rupee 30,000 per month in the year 2020। तो क्वेश्चन कह रहा है, हमने एक्सपर्ट डॉक्टर्स बाहर से अरेंज करे थे, जितने भी डॉक्टर्स आए, जितना भी टाइम उन्होंने हम पे लगाया, जितना भी खर्चा उन्होंने हमसे मांगा, वो इस तरीके से है कि पर मंथ का हमारा 30,000 रुपए का खर्चा डॉक्टर्स पे आया है। ठीक है जी, बड़ी सिंपल बात है सर ये तो। एक सेकेंड, अच्छा इसके बाद फिर आपको दिया हुआ है द परमानेंट स्टाफ एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ द यूनिट वर एज फॉलोज। अब आपको बाकी के खर्चों का डेटा दिया हुआ है, 2 सुपरवाइजर हैं, 4 नर्सेज हैं, 2 वार्ड बॉयज हैं, अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको दिए हुए हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फूड सप्लाइड, केयर टेकर वगैरह वगैरह वगैरह। ये क्वेश्चन के साथ साथ हम देख लेंगे। मांगा क्या है आपसे, पहले पार्ट की रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द प्रॉफिट पर पेशेंट डे। प्रॉफिट पर पेशेंट डे मांगा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू माइनस सारे खर्चे, आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट डेज, जो अभी आपने सीखा है 15,600, उससे डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट पर पेशेंट पर डे आ जाएगा। व्हाट इज द प्रॉफिट पर पेशेंट डे मेड बाय द यूनिट इन द ईयर 2020 इफ द यूनिट रिकवर्ड एन ओवरऑल अमाउंट ऑफ ₹200 पर डे ऑन एन एवरेज फ्रॉम ईच पेशेंट। ये एक तरह से आपको सेल्स वैल्यू और रेवेन्यू दे रखा है कि पर पेशेंट डे का, पर पेशेंट डे मतलब पर पेशेंट पर डे हम उससे 200 रुपए चार्ज करते हैं, इनटू 15,600, ये है आपके टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डेज जो अभी हमने निकालने सीखे। अगर ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू, उसमें जो खर्चे दिए हैं वो माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अगेन पेशेंट डेज करेंगे, प्रॉफिट पर पेशेंट डे आ जाएगा। बस यही करना है फर्स्ट पार्ट में, आसान है बिल्कुल। अच्छा सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। द यूनिट वॉन्ट्स टू वर्क on a budget for the year 2021, but the number of patients requiring medical care is a very uncertain factor. Assuming that same revenue and expenses prevail in the year 2021, in the first instance, work out the number of patient days required by the unit to break even। एक तरह से क्वेश्चन कह रहा है अगले साल हम बजट के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, और मान लो जितना खर्चा इस साल हुआ है, जितना रेवेन्यू इस साल हुआ है, वही रेवेन्यू अगले साल होगा, तो हमको ये बताओ ब्रेक इवन कहाँ पे आएगा। तो ब्रेक इवन निकालना सर, ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे यूनिट क्या है, पेशेंट डेज, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। भाई यहाँ की यूनिट्स आपके पास पेशेंट डेज ही तो हैं, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। आइए स्टार्ट करते हैं सर एक एक करके। मैं एक बार आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाय द वे आपका जो जनवरी 2021 का अटेम्प्ट हुआ था ना, उसके पेपर का क्वेश्चन है ये। मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। मैंने आपको बताया था ना, आपके इन टेस्ट में मैं जितने भी पास्ट ईयर वगैरह के क्वेश्चन होते हैं वो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि आपके कवर्ड अप हो जाएं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये सर मैंने जनवरी 21, ये देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है जनवरी 21 का पेपर खोला हुआ है। जनवरी 21 में ये क्वेश्चन आपका दिखा देता हूँ मैं एक बारी, एक सेकेंड। ये रहा सर, अगर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट।
एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया हुआ है 10 नंबर में। ठीक है जी, तो एक तरह से ये बिल्कुल, अगर किसी के भी मन में आया सर पेपर का लेवल क्या होता है, जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं, तो सर यही लेवल है। जो मैं टेस्ट वगैरह आपको मैंने बताया भी हुआ है, यही जो टेस्ट वगैरह हैं इसमें मैक्सिमम मैं पिछले अटेम्प्ट्स या आपके स्टडी मैट को कवर्ड अप करता हूँ, ताकि वो भी आपका रिवाइज भी हो और आपको आइडिया भी लग जाए कि किस लेवल का पेपर आता है। ठीक है जी, आइए फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, जो क्वेश्चन ने मांगा है फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पर पेशेंट डे। ठीक है ना, यही मांगा है सर क्वेश्चन ने। फॉर्मेट बना देते हैं यहां पे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखिए सबसे पहले मुझे यहां पे प्रॉफिट निकालना है, उस प्रॉफिट को डिवाइड करना है पेशेंट डेज से। उसके लिए सबसे पहले मैं रेवेन्यू लिखूंगा, उसमें से सारे खर्चे माइनस करूंगा, तो मैंने यहां पे लिखा टोटल रेवेन्यू। अब सर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रेवेन्यू के नाम पर कि पर पेशेंट पर डे हम 200 रुपए चार्ज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेशेंट डेज करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले मुझे पहला वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, किसके लिए, ये पेशेंट डेज जो मैंने अभी आपको सिखाए हैं, इस डेटा से, ये वाले डेटा से पहले हमें ये निकालने पड़ेंगे। पहली चीज भी नहीं लिख सकता नहीं तो मैं इस क्वेश्चन की। आइए फिर सर यहां पे जगह छोड़ देते हैं। यहां पे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बना के कैलकुलेशन ऑफ पेशेंट डेज, यही आपकी यूनिट्स हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, अब सर आपको डेटा दिया हुआ है, यही इसी डेटा को पिक कर रहा हूं, 120 दिन फुल कैपेसिटी, दैट इज 100 पेशेंट्स, 120 डेज 100 पेशेंट्स, तो ये आ गया आपके पास 12,000 पेशेंट डेज। ठीक है जी, पेशेंट इंटू डेज कर रहा हूं। अच्छा, फिर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर 80 दिन 40 बेड्स, हर एक बेड पे एक पेशेंट, मतलब 40 पेशेंट, तो 80 डेज 40 पेशेंट्स, 3200 पेशेंट डेज। फिर आपको दिया हुआ है 20,000 वाले से जो हमने कैलकुलेट किया था, मैं इसके भी आपको सिखा देता हूं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। वर्किंग नोट नंबर 2, एक्सपेंस पर एनम फॉर एक्स्ट्रा बेडिंग। एक्स्ट्रा बेडिंग पे पूरे साल का मैक्सिमम खर्चा कितना आया, 20,000, यही दिया हुआ क्वेश्चन है यहां पे। अच्छा, फिर यहां पे लिखता हूं एक्सपेंस फॉर एक्स्ट्रा बेडिंग पर बेड पर डे। मैंने यहां पे बेड लिखा है, ये पेशेंट ही है, क्योंकि एक बेड है तो एक ही पेशेंट है, मतलब पर पेशेंट पर डे भी इस बात को बोल सकता हूं। तो पर बेड पर डे कितना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 यहां पे। ठीक है, 50 पर बेड पर डे, और मैक्सिमम एक दिन में 5 बेड ही होंगे, मतलब 5 पेशेंट ही होंगे एक्स्ट्रा वाले। एक्सपेंस फॉर एक्स्ट्रा 5 बेड्स पर डे, 5 इंटू 50 250। तो सर 5 बेड्स का एक दिन का खर्चा 250 रुपए है, और सभी दिनों का 5 बेड्स का खर्चा 20,000 है। दोबारा रिपीट करता हूं, 5 बेड्स का एक दिन का खर्चा 250 रुपए, 5 बेड्स का सभी दिनों का खर्चा 20,000 रुपए, तो कितने दिन, नंबर ऑफ डेज एक्स्ट्रा बेडिंग रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ डेज एक्स्ट्रा बेडिंग चाहिए होगी। फिर
5 बेड्स सभी दिनों का खर्चा 20,000 डिवाइडेड बाय 5 बेड्स एक दिन का खर्चा 250 रुपए, तो कितने दिन का? ये आपके पास कितना आया था? ये आपके पास आ जाएगा 80 डेज, तो 80 दिन का खर्चा। आइए फिर पेशेंट डेज लिखते हैं, 80 डेज, और हर एक दिन कितने पेशेंट? 5 पेशेंट, क्योंकि 5 बेड्स। ये आपके पास आ जाएगा 400 पेशेंट डेज। बेसिकली ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पे नीचे लिख देता हूं इसके, ये है एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए, ठीक है ना, ये उसका खर्चा है। इसका टोटल आपके पास ये आ जाएगा 15,600 पेशेंट डेज, ठीक है जी। आइए फिर पेशेंट डेज आ गए तो रेवेन्यू लिख पाएंगे अब, 200 रुपए पर पेशेंट पर डे मल्टीप्लाई बाय 15,600 पेशेंट डेज, आपके पास सर पूरा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 31,20,000। अब सर यहां पे ध्यान से सुनिए एक बात, नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन होता ना, मान लीजिए इस क्वेश्चन का सिर्फ होता फर्स्ट पार्ट जिसमें प्रॉफिट पर पेशेंट पर डे मांगा है, तो बेटा इसके बाद ना मैं कोई डिस्टिंक्शन ना करता, जितने खर्चे आपको दे रखे हैं ना सभी खर्चों की पूरे साल की अपनी कंप्यूटेशन लगाता और सारे खर्चे माइनस कर देता एज इट इज और सीधा प्रॉफिट निकालता। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस रेवेन्यू में से वेरिएबल खर्चा माइनस करूंगा और कंट्रीब्यूशन निकालूंगा, उसके बाद कंट्रीब्यूशन में से मैं अपना फिक्स्ड खर्चा लिखूंगा, वो माइनस करूंगा और फिर प्रॉफिट निकालूंगा। अल्टीमेटली सर चाहे मैं ये डिस्टिंक्शन दूं या ना दूं कोई दिक्कत थोड़ा ना है, लेकिन फिर भी सर मैं ये डिस्टिंक्शन देने को बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सर जो सेकंड पार्ट है ना उसके लिए मैं बोल रहा हूं। क्यों? सेकंड पार्ट में सर आपको ब्रेक इवन निकालना है और ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। एक तो मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, तो अगर मैं पहले वेरिएबल कॉस्ट लिखूंगा फिर कंट्रीब्यूशन निकालूंगा उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूंगा, तो एक तो मुझे न्यूमरेटर पता चल जाएगा सेकंड पार्ट का कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है कितनी। दूसरी बात, मुझे इसको डिवाइड करना है सेकंड पार्ट में कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे, तो जब मैं रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा मेरे पास अलग से टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, मैं उस टोटल कंट्रीब्यूशन को भी डिवाइड करूंगा पेशेंट डेज से, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट पर डे आएगा। बेसिकली ये जो डिस्टिंक्शन देकर मैं प्रॉफिट निकालूंगा कि पहले वेरिएबल खर्चा फिर फिक्स्ड खर्चा माइनस करूंगा अलग से, वो सेकंड पार्ट के लिए करूंगा। तभी मैंने बोला अगर सेकंड पार्ट ना होता मैं डायरेक्टली सारे खर्चे माइनस कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। आई होप आपको ये रीजनिंग के साथ ये बात समझ आई। आइए एक एक करके खर्चे, पहले वेरिएबल खर्चे माइनस करेंगे फिर यहां से वेरिएबल एक्सपेंस, ठीक है जी। आइए तो सबसे पहले यहां पे आपके पास क्वेश्चन ने दिया है, देखिए स्टार्टिंग से बात करते हैं, ये रेंट का खर्चा है, ये फिक्स्ड होता है। अच्छा, उसके बाद यहां से तो हमने पेशेंट डेज निकाल लिए, सेकंड पैराग्राफ खत्म। फिर यहां पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स बोल रखा है, और एक्सपर्ट डॉक्टर्स का खर्चा कैसे है, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स को अटेंड करते हैं और कितना वक्त लगाते हैं, कितने दिन लगाते हैं उन पे, तो अल्टीमेटली कितने पेशेंट्स और कितने टाइम, दैट इज पेशेंट डेज, यही मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स थी। तो डॉक्टर का जो खर्चा है वो पेशेंट डेज के हिसाब से वेरिएट कर रहा है, जितने ज्यादा पेशेंट्स उतना ज्यादा खर्चा, जितने ज्यादा दिन उतना ज्यादा खर्चा, वेरिएबल हो गया। यूनिट्स के हिसाब से जो खर्चा वेरिएट करेगा वो खर्चा वेरिएबल है, और यहाँ पे मेरी यूनिट्स पेशेंट डेज ही थी, तो ये वेरिएबल हो गया सर। डॉक्टर्स फीस, तो ये वेरिएबल में लिखेंगे। अब ये खर्चा आपको 30,000 रुपये पर मंथ दे रखा है, पूरे साल का निकालने मल्टीप्लाई बाय 12 करके ये आ जाएगा 3,60,000। एक काम करते हैं, सारे वेरिएबल खर्चों को ना मैं एक बारी इनर ब्रैकेट में लिखता हूँ, सो दैट उसका अलग से टोटल पता चल जाएगा, या सॉरी यहीं पे लिख देते हैं 3,60,000। अच्छा, डॉक्टर्स फीस हो गई, ये वाला पैराग्राफ हमने एक तरह से ट्रीट कर लिया। इसके बाद सुपरवाइजर की सैलरी, नर्सेज की सैलरी, वार्ड बॉयज की सैलरी, ये सब आपका फिक्स्ड है, ठीक है जी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आपका फिक्स्ड में आ जाएगा, क्योंकि यहां पे अलग से कुछ बता नहीं रखा कि पेशेंट डेज के हिसाब से ये खर्चा वेरिएट करेगा। और अगर हम खुद भी कनेक्शन बनाने की सोचें, बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी है, ठीक है ना, पेशेंट डेज का क्या लेना देना उसको। फूड सप्लाइड टू पेशेंट्स, ये सर पेशेंट्स के हिसाब से वेरिएट करेगा, ज्यादा पेशेंट्स ज्यादा खर्चा, कम पेशेंट्स कम खर्चा, वेरिएबल हो गया। यूनिट्स के हिसाब से वेरिएट कर रहा है क्योंकि मेरी यूनिट्स क्या है, पेशेंट डेज, तो वेरिएबल में आ जाएगा फूड कॉस्ट,
ये कितना है, एग्जैक्टली दिया हुआ है 4,40,000 लिख देंगे इसको। उसके बाद है यहां पे ये हो चुका है केयर टेकर एंड अदर सर्विसेज टू पेशेंट्स, ये भी पेशेंट्स को सर्विसेज है तो ये भी वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये खर्चा है आपके पास 1,25,000, ठीक है जी। इसके बाद है आपके पास लॉन्ड्री चार्जेस फॉर बेड लिनन, ये भी एक तरह से जितने ज्यादा बेड्स, जितने ज्यादा पेशेंट्स, उतना ज्यादा ये खर्चा आएगा। तो ये भी वेरिएबल मेरी यूनिट्स के हिसाब से खर्चा है। ये कितना दिया हुआ है, 1,40,000। लॉन्ड्री चार्जेस के बाद आपको दिया हुआ है मेडिसिन सप्लाईज, ये भी वेरिएबल है, जितने ज्यादा पेशेंट्स उतनी ज्यादा मेडिसिन वगैरह लगेगी। ये खर्चा था 2,80,000, ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद है आपके पास कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एटसेट्रा अदर देन डायरेक्टली बोर्न फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, मतलब पेशेंट्स पे डायरेक्टली नहीं लग रही है, ये नॉर्मली इतनी रिक्वायरमेंट है हमको तो फिक्स्ड है सर, मेरी यूनिट्स पेशेंट से लेना देना नहीं है। जनरल एडमिन चार्जेस एलोकेटेड टू द यूनिट, ये भी फिक्स्ड है, ये तो खर्चा एलोकेट किया है बस, किसी पेशेंट पे या किसी दिन के हिसाब से खर्चा इंकर नहीं हो रहा, तो ये दोनों फिक्स्ड हो गए। एक खर्चा और रह गया जो वेरिएबल में आएगा, इसको भूल मत जाना, ये जो सेकंड पैराग्राफ था जिसके अकॉर्डिंग आपने पेशेंट डेज निकाले हैं, उसमें सर ये 20,000 का खर्चा भी था। और ये 20,000 का खर्चा कैसे था, एक्स्ट्रा बेडिंग की वजह से, क्योंकि एक्स्ट्रा पेशेंट्स आ गए, तो पेशेंट्स के एक्स्ट्रा आने की वजह से एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है सर, तो ये भी आपका वेरिएबल नेचर का हो गया, एक तरह से एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए, ठीक है जी। 20,000 का खर्चा, बस सारे खर्चे हमने यहां पे कर लिए, वेरिएबल जो थे सभी खर्चों को हमने देख भी लिया। ये सब माइनस करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। कितना आएगा ये देख लेते हैं, 31,20,000 माइनस 3,60,000 माइनस 4,40,000 माइनस 1,25,000 माइनस 1,40,000 माइनस 2,80,000 माइनस 20,000, ये आ जाएगा आपके पास 17,55,000, ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन आ गया आपके पास। अब यहां से माइनस करेंगे हम अपना फिक्स्ड का खर्चा, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, बाकी सारा खर्चा फिक्स्ड है, एक एक करके देख लेते हैं। तो सर यहां पे स्टार्टिंग से अगर हम देखें, सबसे पहले रेंट का खर्चा, आइए, रेंट का खर्चा है 50,000 रुपए पर मंथ इंटू 12, इसको अभी मैं इनर ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल मेरे को चाहिए सेकंड पार्ट के लिए, 6 लाख। अच्छा, ये पहला पैराग्राफ खत्म हो चुका है। सेकंड पैराग्राफ में पेशेंट डेज निकलने थे, 20,000 का खर्चा था, ये भी हो चुका है। तीसरे पैराग्राफ में डॉक्टर्स का खर्चा था, हो चुका है। अब रह गए सर ये वाले खर्चे, सुपरवाइजर वगैरह के, लिख देते हैं। सुपरवाइजर, 2 सुपरवाइजर हैं, हर एक को 1 महीने 5,000 रुपए देते हैं, तो 5,000 इंटू 2, ये 2 सुपरवाइजर की 1 महीने की सैलरी आ गई इंटू 12, पूरे साल की आ जाएगी। ये आ जाएगा आपके पास 1,20,000। इसके बाद सुपरवाइजर हो गया, फिर है आपके पास 4 नर्सेज, हर एक को 1 महीना 3,000 रुपए, इंटू 4 इंटू 12, $1,44,000, ठीक है जी। उसके बाद है 2 वार्ड बॉयज, हर एक को 1 महीने का 1,500 रुपए, तो ये आपके पास आएगा 36,000, ये भी हो गया। अदर एक्सपेंसेस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये फिक्स्ड में जाएगा,
कितना था, 28,000 रुपये। उसके बाद बाकी सारे खर्चे हम यहां पे कर चुके हैं। लास्ट के कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन और जनरल एडमिन खर्चे हो रहे हैं, ये भी फिक्स्ड है। तो कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन और जनरल एडमिन कितने कितने हैं ये, 75,000 और 71,000। तो यहां से सारे खर्चे हमने पूरे कर लिए। अब यहां से आपके पास टोटल लग जाएगा ये फिक्स्ड कॉस्ट का। तो फिक्स्ड कॉस्ट का पहले अलग से सेपरेट टोटल लगा रहा हूं, 6 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,44,000 प्लस 36,000 प्लस 28,000 प्लस 75,000 प्लस 71,000, ये आ गया 10,74,000। इसको आउटर कॉलम में लिख देते हैं। ये फिक्स्ड कॉस्ट आ गई आपके पास, माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन आपने निकाल ही रखा था, 17,55,000 माइनस 10,74,000, ये आ जाएगा 6,81,000। आई होप आपको यहां तक की बात समझ आई। ये आपके पास अभी क्या आया है, टोटल प्रॉफिट आपके पास आ चुका है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको पेशेंट डेज, क्योंकि प्रॉफिट पर पेशेंट पर डे निकालना है। और ये हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाल रखा है, ठीक है ना। 15,600 आपके पास प्रॉफिट पर पेशेंट डे आ जाएगा, जो कि आपके फर्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की। ये आएगा 43.65, राउंड ऑफ करके 43.65, ठीक है जी। एंड दिस इज इट, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आइए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे ब्रेक इवन मांगा था, ब्रेक इवन पेशेंट डेज, यही मांगा था। हाँ जी, कितने पेशेंट डेज लगेंगे ब्रेक इवन रीच करने के लिए। तो ब्रेक इवन पेशेंट डेज, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास ब्रेक इवन का, पहले फॉर्मूला कोट करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे, ठीक है जी। फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास कितनी है, अभी आपने निकाली है 10,74,000 डिवाइडेड बाय, आपको डिवाइड करना है इसको कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे से, वो यहीं पे निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट या बिना वर्किंग नोट के यहीं पे शो कर देते हैं, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। ये आपके पास कितना आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पेशेंट डेज। आपके पास पर पेशेंट डे का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन आपने अगेन अपने फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ है 17,55,000। यहां पे मैं इसी के ब्रैकेट में आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, ये फर्स्ट पार्ट से आया, डिवाइडेड बाय पेशेंट डेज 15,600 आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, और एग्जामिनर की रेफरेंस के लिए ये आया वर्किंग नोट नंबर 1 से। डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। ये आया 112.5 पर पेशेंट डे, ठीक है जी। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे बस यहां पे 112.5 आपके पास ब्रेक इवन पेशेंट डेज आ जाएंगे। ये आता है आपके पास 9546.66 समथिंग आ रहा है, राउंड ऑफ कर देंगे 9546.66
47 पेशेंट डेज, ये आपके ब्रेक इवन पेशेंट डेज हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर सारे खर्चे और रेवेन्यू सब कुछ सेम होता है तो। आई होप आपको बात समझ में आई। ये था आपका ये क्वेश्चन, मुश्किल नहीं लगा होगा, आसान था। बस इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ ना, एक ही छोटा सा पॉइंट था, वो पॉइंट था सर ये 20,000 वाला, इसके बेसिस पे पेशेंट डेज के वो 400 दिन ऐड करने हैं, बस और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब आगे। हाँ जी, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस टेस्ट का। देखते हैं क्या था इस क्वेश्चन में। लेबर कॉस्टिंग से था ये क्वेश्चन, 5 मार्क्स में। वैसे पेपर में जब आया था तो 10 नंबर में आया था शायद, देखेंगे अभी, मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा अटेम्प्ट का है ये भी। बाय द वे ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, नवंबर 2020 के अटेम्प्ट में ये आया था। मैं एक बारी दिखाता हूँ आपको, ऑप्ट आउट से पहले वाला जो पेपर हुआ था, चेक कर लेते हैं। हाँ जी, नवंबर 2020 के अटेम्प्ट में सर ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ये देख लीजिए आपके सामने, नवंबर 2020 का पेपर है ये। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर में, फोर्थ का ये बी पार्ट, ये रहा फोर्थ का बी पार्ट, 6 नंबर में आया हुआ है। अच्छा पेपर में मैंने 5 नंबर में दिया, ठीक है फिर तो कोई दिक्कत थोड़ा है। आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। चलिए, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ 2 वर्कर्स आर एंड एस फॉर अ मंथ। डेटा आपको दिया हुआ है, इन दोनों वर्कर्स के बेसिक वेजेस दिए हुए हैं एक महीने के, डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है परसेंटेजेस में, कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, जितना कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ है ये मतलब इनका कट जाएगा, रेस्ट इनको इन हैंड मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, ये भी मतलब इतना पोर्शन इनकी सैलरी से कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो इनके इन हैंड इनको मिल जाएगा। ओवर टाइम, सिर्फ आर वर्कर 20 घंटे आवर्स में दे रखा है, 20 घंटे ओवर टाइम करता है, एस ओवर टाइम नहीं करता है। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स, दैट इज ओवर टाइम के बिना, द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200 आवर्स। ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल एंड डियरनेस। मतलब आप क्या करोगे, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस डिवाइडेड बाय, अभी ओवर टाइम नहीं है, बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस। नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने थे, 200 घंटे, डिवाइडेड बाय 200। आपके पास पर आवर का एक रेट आएगा, इस रेट को मल्टीप्लाई बाय 2, डबल कर दोगे। ये जो भी मल्टीप्लाइड बाय 2 करके, डबल करके जो भी रेट आएगा पर आवर का, ये रेट होगा आपका इन 20 घंटों के लिए ओवर टाइम के लिए। यही बोल रखा है क्वेश्चन ने इस लाइन में। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर एट इक्वल रेट्स विद एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। ये जो आपको यहां पे ये 2 दे रखे थे, ये एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन थे, इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को भी अपनी जेब से डाल के करना पड़ेगा। दैट इज, अगर मैं बात करूं सीटीसी, एक होता है जैसे आपने सुना होगा ना, एक होती है कॉस्ट टू कंपनी। जैसे कई लोग बोलते हैं हमारा पैकेज इतने का है, लेकिन जितने का वो पैकेज बोलते हैं, क्या उनको इन हैंड उतना मिलता है? नहीं मिलता, कुछ पोर्शन कटता है। वो क्या पोर्शन कटता है? पीएफ, ईएसआई वगैरह का। तो ये एक तरह से आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन उसी में हो गया। देखेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। बोथ वर्कर्स वर एम्प्लॉयड ऑन जॉब्स ए, बी एंड सी इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। जो आर वर्कर था उसने ए जॉब पे 75% टाइम लगाया या काम किया है, बी जॉब पे 10%, सी जॉब पे 15%। मतलब आर के टोटल जितने भी वेजेस हैं वो ए जॉब के लिए 75% लगे हैं, बी जॉब के लिए 10% लगे हैं और सी जॉब के लिए 15% लगे हैं। इसी तरीके से एस नाम के वर्कर के टोटल जितने भी वेजेस लगे हैं वो ए जॉब के लिए 40%, बी जॉब के लिए 20% और सी जॉब के लिए 40%। ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब ए। कहने का मतलब है, पहली बात ओवर टाइम सिर्फ ए पे लगा है, दूसरी बात सिर्फ आर ने किया है, ठीक है ना। आपसे मांगा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑर्डिनरी वेज रेट पर आवर ऑफ आर एंड एस। ऑर्डिनरी वेज रेट का मतलब क्या है? विदाउट ओवर टाइम। ऑर्डिनरी मांगा है, सिंपल वेज रेट मांगा है, ओवर टाइम वगैरह नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट यही था ना। हाँ जी, तो सबसे पहले पार्ट में आपसे मांगा है
ऑर्डिनरी वेज रेट पर आवर। आइए देखते हैं दोनों वर्कर्स का। आर और एस, एक वर्कर आर है एक एस है, पर्टिकुलर्स। एक काम करते हैं, पहले इनके विदाउट ओवर टाइम टोटल ऑर्डिनरी वेजेस निकाल लेते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आर से, आपके पास वेज रेट पर आर आ जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ा ना है, आसान सा क्वेश्चन है तो बिल्कुल। आइए तो सबसे पहले स्टार्टिंग से अगर क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले तो बेसिक वेजेस दिए हुए हैं, एज इट इज लिख दूं, वेजेस हैं ये इनके। आइए बेसिक वेजेस 15,000 और 30,000। उसके बाद क्वेश्चन ने यहां पे बोला हुआ है इनका डियरनेस अलाउंस, ये भी ऐड कर देते हैं। ओवर टाइम नहीं ऐड करना है, बस ऑर्डिनरी वेजेस 50% उनके बेसिक वेजेस पे। तो 15,000 का 50% 7,500 और यहां पे 30,000 का 50% 15,000। ठीक है जी, डियरनेस अलाउंस आ गया ये आपके पास। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, एम्प्लॉय की सैलरी से, लेबरर की सैलरी से कंट्रीब्यूशन कट गया ईपीएफ का, तो ये तो इसके वेजेस में आया ही नहीं, कट गया ये तो। इसी तरीके से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की सैलरी में से ईएसआई का कट गया, ये भी इसको इन हैंड नहीं मिला। लेकिन और खर्चा क्या आया, जो एम्प्लॉयर को ओवर एंड अबव बेसिक वेज और डियरनेस अलाउंस, सी जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ये जो दिया हुआ है ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, जो तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ये तो उसके बेसिक वेजेस में से ही कट रहा है। मैंने टोटल बेसिक वेजेस 15,000 लिख दिए हैं, एक्चुअली में इसको 15,000 नहीं मिले होंगे, कटकटा के मिला होगा। क्या कटकटा के? 7% ईपीएफ, 2% ईएसआई, ये कटकटा के इसको मिला होगा। लेकिन इतना ही पोर्शन एम्प्लॉयर को भी जमा करवाना पड़ेगा, है तो वो भी वेज कॉस्ट, कंपनी के लिए तो वो भी कॉस्ट है, लेकिन वो तो बेसिक वेजेस में नहीं है, वो तो डियरनेस अलाउंस में नहीं है। जो तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कटकटा के मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो ओवर एंड अबव है ना, ऐड करना पड़ेगा वेज कॉस्ट में। प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर आपने टैक्स अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इस बात में किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। वैसे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यहां पे क्यों नहीं ऐड कर रहा हूं, क्योंकि वो तो बेसिक वेजेस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसी में से तो कट के वहां पे जमा होता है। ठीक है जी, कितना है? 7% बेसिक वेजेस का लिखा हुआ है, बेसिक वेजेस का। तो यहां पे 15%, सॉरी 15,000, इसका 7% और एस के केस में 7.5% है, तो 30,000 का 7.5%। ठीक है जी, ये आपके पास कितना कितना आएगा? 15,000 इंटू 7%, 1050, और 30,000 का 7.5%, ये आएगा आपके पास 2250। इसी तरीके से एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये है आपके पास आर के केस में 2%, अच्छा दोनों में 2% है, तो 15,000 का 2% और यहां पे 30,000 का 2%। अगर किसी नालायक के मन में आए ना, सर ये तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज दे रखी थी, आप एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लिख रहे हो, तो उसमें सेम क्यों ले रहे हो? क्योंकि पहली बात ये लॉ भी है, आपने टैक्स में पढ़ रखा है, दूसरी बात यहां पे बोल भी रखा है, एट इक्वल रेट्स। ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 600। ठीक है जी, ये आपके पास बन जाएंगे नेट वेजेस या टोटल वेजेस। 15,000 प्लस 7,500 प्लस 1050 प्लस 300, 23,850, और यहाँ पे 30,000 प्लस 15,000 प्लस 2250 प्लस 600, ये आ जाएगा 47,850।
ठीक है जी, डिवाइड कर देंगे इसको नंबर ऑफ नॉर्मल आवर्स, ये टोटल वेजेस पर मंथ है, सारे डेटा पर मंथ का था ना, तो नंबर ऑफ नॉर्मल आवर्स पर मंथ, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितने हैं? द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200 आवर्स। ओवर टाइम का मैंने यहां पे कोई ट्रीटमेंट नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन ने ऑर्डिनरी वेज रेट मांगा था, बस आपके पास ऑर्डिनरी वेज रेट पर आ जाएगा। $23,850 डिवाइडेड बाय 200, ये आ जाएगा 119.25, और यहाँ पे 47,850 डिवाइडेड बाय 200, ये आपके पास आ जाएगा 239.25, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट में आपसे यही मांगा था, ये हमने कर लिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, इसी खर्चे को एलोकेट करना है इन तीनों जॉब्स पे, ठीक है ना, जिस जिस प्रोपोर्शन में इन्होंने काम किया है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ वेजेस। तीन जॉब्स में एलोकेट करना है आर और एस नाम के वर्कर्स का खर्चा, एज सिंपल एज दैट। तो काम किसके लिए करना है? जॉब्स के लिए, उनमें खर्चे को एलोकेट करना है। तो कॉलम कैसे बनेंगे? जॉब्स के अकॉर्डिंग। तीन जॉब्स हैं, क्या क्या? ABC, पर्टिकुलर्स A, B और C, ये मैंने यहां पे जॉब्स के नाम लिख दिए। सबसे पहले वर्कर आर, वर्कर आर के टोटल वेजेस कितने हैं? वर्कर आर के साथ टोटल वेजेस ये आपने निकाले हैं पर मंथ के 23,850, जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी बेसिक वेजेस में है, डियरनेस अलाउंस वगैरह सब कुछ है एक्सेप्ट ओवर टाइम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वर्कर आर के ऑर्डिनरी वेजेस, पहले ऑर्डिनरी वेजेस बांट देते हैं, फिर देखेंगे वर्क ओवर टाइम का क्या होगा, ठीक है ना। किस रेशो में? 75%, 10% और 15%, इस परसेंटेजेस में बांट देते हैं। तो सर टोटल वेजेस थे 23,850, इसका 75%, 23,850 इसका 10%, 23, चाहे आप रेशो बना लो कोई दिक्कत नहीं है, इसका 15%, यही है ना? हाँ जी, तो ये आएगा 23,850, इसका 75%, 17,000, 888 कर देता हूँ राउंड ऑफ करके, $2,385 और बैलेंसिंग उधर लिख देते हैं। ये आएगा 3,577। अच्छा, बाय द वे ऑर्डिनरी वेजेस तो कर दिए, ओवर टाइम आ गया। अब पहली बात, क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग ओवर टाइम सिर्फ और सिर्फ वर्कर आर ने किया है क्योंकि उसी में ओवर टाइम आवर्स हैं। दूसरी बात, ओवर टाइम सिर्फ और सिर्फ जॉब नंबर ए में है, तो मैं यहां पे ना वर्कर आर के वेजेस लिख रहा हूं, तो ओवर टाइम यहीं पे आएगा वर्कर आर में ही, और वर्कर आर में तो आएगा ओवर टाइम, लेकिन वर्कर आर के में भी कौन सी जॉब में आएगा? सिर्फ ए। अब ओवर टाइम का अमाउंट कितना आएगा? देखिए सर, सिंपल सी चीज है, आपके जो टोटल नॉर्मल और डियरनेस अलाउंस के वेजेस हैं कितने हैं? बेसिक वेजेस आपके वर्कर आर के 15,000 हैं, प्लस 7,500 इसके डियरनेस अलाउंस हैं, ये आपने यहां पे निकाला है। 15,000 और 7,500 बेसिक वेजेस और डियरनेस अलाउंस डिवाइडेड बाय 200, ये हैं इसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स। इतनी कैलकुलेशन से क्या आ गया? नॉर्मल वेज दैट इज बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंस पर आवर आ गया, इनटू कर दूंगा 2, ये आपके पास क्या आ गया? बेसिक वेज, सॉरी ओवर टाइम वेज रेट पर आवर आ गया। यही क्वेश्चन ने बोला था, यहां पे डबल मिलेगा। और कितने घंटे हैं ओवर टाइम के? सर 20 घंटे हैं, इंटू 20 घंटे ओवर टाइम पर आवर, इंटू कितने घंटे ओवर टाइम किया? 20 घंटे ओवर टाइम किया। ये आपके पास सर ओवर टाइम की कैलकुलेशन हो जाएगी, आंसर आ जाएगा आपके पास 15,000
प्लस 7500 डिवाइडेड बाय 200, ये आ गया 112.5 इंटू 2 डबल रेट इंटू 20 घंटे 4500, ये आपके पास आ गया ओवर टाइम। ना बी में आएगा ना सी में आएगा। वर्कर आर के सारे खर्चे लिख दिए हमने। अब ऐसे ही वर्कर एस, वर्कर एस में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसके तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी वेजेस हैं। ऑर्डिनरी वेजेस कितने हैं इसके, ये आपने यहां पे निकाले हैं 47,850, और इसको बांट देंगे कौन सी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, 40%, 20%, 40%। ठीक है जी, 47,850 इंटू 40%, 47,850 इंटू 20%, 47,850 इंटू 40%। सिंपल सी चीज़ है ये तो। कितना कितना आएगा ये, $19,140, यही यहाँ पे आ जाएगा 19,140 और 47,850 इंटू 20%, ये आ जाएगा 9570। खत्म, बस टोटल लगा दो, आंसर आपके सामने। $17,888 प्लस 4,500 प्लस 19,140, 41,528, 2385, ओवर टाइम है नहीं, प्लस 9570, ये आ जाएगा 11,955। उसके बाद 3577 प्लस ओवर टाइम इसमें भी नहीं है 19,140, ये आ जाएगा 22,717। एंड दिस इज इट। ये था आपका इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो आई गेस आपको समझ आ गया, ऐसा ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन था। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आगे। एक सेकंड। तो अब आपके पास इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी टेस्ट का 2B। देखते हैं एक बार क्या था इस क्वेश्चन में। ये भी आपका लेबर कॉस्टिंग से क्वेश्चन था इस टेस्ट में। पहले तो मैं आपकी रेफरेंस के लिए साथ के साथ आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन भी अब आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। नवंबर 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन पेपर में आया था 10 नंबर में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सो दैट आपको साथ साथ पूरा आइडिया लगता रहे किस तरीके से पेपर आता है, किस लेवल का पेपर आता है। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं ना सर लेबर कॉस्टिंग में दिक्कत आती है, लेबर कॉस्टिंग में कंफ्यूजन आ रही है, किस तरीके के क्वेश्चन। अभी इससे पिछला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया, वो हमने किया, सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम का क्वेश्चन था। अब ये देख लीजिए आपके सामने, ये नवंबर 2019 का आई गेस क्वेश्चन पेपर है। हाँ जी, नवंबर 2019 का ये आपका क्वेश्चन पेपर, इसका 4th क्वेश्चन का ए पार्ट आपके पास पेपर में आया हुआ है। और आप अगर देखेंगे इस क्वेश्चन को, सेम ऐसा क्वेश्चन, बस नाम अलग है, थोड़ी बहुत फिगर्स अलग है, नहीं तो मोरलेस डेटा भी इनफैक्ट सेम है। सेम क्वेश्चन हमारी बुक में भी है, हमने क्लास में भी किया है। 10 नंबर का सेम देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। यही मैंने आपके टेस्ट में डाला था। आइए देखते हैं एक बार क्या था इस क्वेश्चन में। आप साथ साथ चेक भी करिए कि आपने सही किया है, नहीं किया है, क्या गलती करी है, जो भी है। आइए पढ़ते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। Zico Limited has its factory at 2 locations, that is Nasik and Satara. Rowan plan is used at Nasik factory and wholesale plan at Satara factory. Standard time and basic rate of wages are same for a job which is similar and is carried out on similar machinery. So basically सिंपल सी बात है भाई, 2 फैक्ट्री है, एक नासिक और एक सतारा। नासिक में जो फैक्ट्री है उन लोगों को हम रोवन प्लान के अकॉर्डिंग बोनस देते हैं, और सतारा में जो फैक्ट्री है वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम होलसेल के अकॉर्डिंग बोनस देते हैं। फॉर्मूले आपको याद होंगे। होलसेल का फॉर्मूला क्या था, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, प्लस इसके बाद देना है बोनस 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। ठीक है ना। और इसी तरीके से रोवन में क्या था, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, प्लस यहाँ पे प्रोपोर्शनेट रेट पे बोनस दिया जाएगा, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, एज सिंपल एज दैट।
और क्वेश्चन ने कहा स्टैंडर्ड टाइम दैट इज रेट पर आवर वगैरह जो है वो बिल्कुल सेम है सभी जगहों पे. स्टैंडर्ड टाइम एंड बेसिक रेट ऑफ वेजेस आर सेम फॉर अ जॉब विच इज सिमिलर. नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर 8 hours पर डे इन अ 5 day वीक. तो एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे, एक हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे, तो एक हफ्ते में एक तरह से 40 घंटे काम करेंगे 8 into 5. ठीक है ना. जॉब इन नासिक फैक्ट्री इज कंप्लीटेड इन 32 hours. तो बेसिकली जो ये काम था, नॉर्मल वर्किंग आवर्स इस काम के क्या थे कि 8 घंटे एक दिन में ये काम करना है और एक हफ्ते में 5 दिन ये काम करना है, तो ये काम खत्म हो जाना चाहिए. मतलब टाइम अलाउड एक तरह से आपके पास कितना था, ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स आपके पास टाइम अलाउड थे कि एक दिन में 8 घंटे काम करोगे और एक हफ्ते में 5 दिन काम करोगे, ये काम खत्म हो जाएगा. दैट इज 40 घंटे आपके पास एक तरह से इनको मल्टीप्लाई करके टाइम अलाउड था. नासिक फैक्ट्री में जिन लोगों ने काम किया उन्होंने 32 घंटों में ये काम खत्म कर दिया. मतलब नासिक फैक्ट्री में टाइम सेव्ड कितना आया, 8 घंटे. 40 घंटों का काम 32 घंटों में कर दिया. वाइल एट सतारा फैक्ट्री इट हैज टेकन 30 hours. तो सतारा फैक्ट्री में टाइम सेव कितना आया, 10 घंटे. 40 घंटों का काम 30 घंटों में कर दिया. कन्वर्जन कॉस्ट एट नासिक एंड सतारा आर 5408 एंड 4950. कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, हर वो खर्चा जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक लेके जाएगा. दैट इज आपका डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारे खर्चे मिल मिला के आपके कन्वर्जन कॉस्ट बन जाते हैं. ठीक है जी, आगे देखते हैं. इसके बाद आपको यहाँ पे बस ये डेटा देके ओवरहेड अकाउंट फॉर ₹25 पर आवर आपको बता रखा है और आपसे मांगा है टू फाइंड आउट द नॉर्मल वेज. दैट इज रेट पर आवर क्या था वो आपसे मांगा है, जो यहाँ पे बोल रखा था ना, स्टैंडर्ड टाइम एंड बेसिक रेट ऑफ वेजेस आर सेम. तो वो सेम है कितना, सतारा फैक्ट्री और नासिक फैक्ट्री दोनों के लिए. आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो ये आपका 2B क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. ठीक है ना. आइए, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, लेट वेज रेट्स पर आर बी एक्स. पहले तो हमने पर आर के वेजेस को एक्सलेट कर लिया. अब आइए सबसे पहले नासिक फैक्ट्री का एक बारी देखते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नासिक फैक्ट्री में क्या लग रहा है, नासिक फैक्ट्री में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रोवन प्लान लग रहा है. पेपर में भी फॉर्मूला जरूर कोट करेंगे, तो पहले हम फॉर्मूला कोट करेंगे रोवन प्लान के अकॉर्डिंग नासिक फैक्ट्री के वेजेस क्या होंगे. ठीक है ना. वेजेस, तो फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस रोवन प्लान. तो टाइम टेकन divided by time allowed multiply by time saved into rate per hour. ये हमने पूरा का पूरा इसका रोवन का फॉर्मूला कोट कर दिया. अब इस फॉर्मूले में पुटअप करिए टाइम टेकन. नासिक फैक्ट्री में काम कितनी देर में हो गया, 32 घंटों में सर काम हो गया. 32 hours इनटू रेट पर आवर हमने अभी क्या सेलेक्ट कर लिया, एक्स सेलेक्ट कर लिया. एक्स की टर्म्स में पूरी इक्वेशन बन जाएगी प्लस टाइम टेकन 32 डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड. वो हमने अभी यहां से जज किया था कि 8 घंटे हर दिन काम करेंगे, हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे, उस हिसाब से 40 घंटों में आपका ये काम हो जाना चाहिए. तो टाइम अलाउड आपका 40 hours इनटू टाइम सेव. 40 घंटों का काम 32 घंटों में कर दिया, 8 घंटे आपने सेव कर लिए, इनटू रेट पर आवर एक्स. तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपके पास 32x प्लस ये बनेगा 32 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 8, ये बन गया 6.4x. 38.4x x की टर्म्स में नासिक फैक्ट्री के टोटल वेजेस आ गए आपके पास. इसी तरीके से सतारा फैक्ट्री का देख लेते हैं. यहां पे लग रहा है होलसेल प्लान.
इसके अकॉर्डिंग वेजेस कितने बनेंगे? पहले इसका भी फॉर्मूला कोट कर देते हैं। टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस 50% इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। ठीक है जी। अब टाइम टेकन, सतारा फैक्ट्री में काम कितनी देर में खत्म हो गया? 30 घंटों में काम कर दिया सर, 30 आवर्स इंटू रेट पर आवर, वही जो हमने लेट कर रखा है एक्स। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना, सतारा और नासिक दोनों में एक्स पर आवर क्यों ले लिया? क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा था स्टैंडर्ड टाइम एंड बेसिक रेट ऑफ वेजेस आर सेम फॉर अ जॉब विच इज सिमिलर एंड इज कैरिड आउट ऑन सिमिलर मशीनरी। ठीक है ना? प्लस 50% इंटू टाइम सेव, 40 घंटे का काम इन्होंने 30 घंटों में कर दिया, तो 10 घंटे इन्होंने सेव कर दिए इंटू रेट पर आवर एक्स। तो ये 30x प्लस ये हो जाएगा 5x, 10 इंटू 50%, तो ये आ जाएगा 35x। ये आपके पास सतारा फैक्ट्री के टोटल वेजेस आ गए एज पर होल से। अब सर यहाँ पे एक बारी कॉन्सेप्ट बता देते हैं एग्जामिनर को कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या है। कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल को जो खर्चा फिनिश प्रोडक्ट तक लेके जाएगा, फिनिश गुड्स की कॉस्ट तक लेके जाएगा, दैट इज डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस प्लस अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। मटेरियल का खर्चा इसमें आता नहीं। ठीक है ना? अब अकॉर्डिंगली यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यहां पे नासिक फैक्ट्री, यहां पे सतारा फैक्ट्री और यहां पे पर्टिकुलर्स। एक कॉस्ट की स्टेटमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले मटेरियल का खर्चा आता है, उसका कोई लेना देना क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रखा है। उसके बाद सीधा सीधा डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस होलसेल और रोवन जहां पे जो लग रहा है अकॉर्डिंगली आपने निकाले हैं। नासिक फैक्ट्री में रोवन के अकॉर्डिंग आपने एक्स की टर्म्स में निकाला 38.4x, लिख देते हैं। और सतारा फैक्ट्री में होलसेल के अकॉर्डिंग आपने यहां पे लिखा 35x। ठीक है जी। प्लस करेंगे इसमें ओवरहेड्स का खर्चा। ओवरहेड्स का खर्चे के लिए आपको क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, ओवरहेड्स अकाउंट फॉर 25 पर आवर। तो भाई नासिक फैक्ट्री में कितने घंटे काम हुआ? 32 घंटे इंटू 25 रेट है। और इसी तरीके से सतारा फैक्ट्री में कितने घंटे काम हुआ? 30 घंटे, 25 रुपए पर आवर का रेट है। अकॉर्डिंगली आपके पास ओवरहेड्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 800, ये आ जाएंगे 750। ओवरहेड्स ऐड करें, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्वेश्चन में कोई डेटा था नहीं। आपके पास एक्स की टर्म्स में कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन हम एक्स की टर्म्स में यहां पे कन्वर्जन कॉस्ट लिखेंगे नहीं, क्योंकि टोटल कन्वर्जन कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखी है। नासिक फैक्ट्री की कन्वर्जन कॉस्ट 5408 और सतारा फैक्ट्री की कन्वर्जन कॉस्ट 4950 आपको क्वेश्चन में दी हुई थी। बस आपके पास यहां पे ये इक्वेशन बन गई। ठीक है जी। क्या इक्वेशन बनी? नासिक फैक्ट्री से क्या इक्वेशन निकली? 38.4x प्लस 800 इक्वल्स टू 5408। और सतारा फैक्ट्री से क्या इक्वेशन निकली? 35x प्लस 750 इक्वल्स टू 4950। इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को आपस में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक को भी सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी और वो आपका वेज रेट पर आ रहा है, बेसिक वेज रेट। यही क्वेश्चन मांगा था। ठीक है जी, कंप्लीट करिए इसको। तो आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अगर मैं इक्वेशन 1 को भी करूँ, 5408 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 38.4, ये आपके पास 120 आता है। वेरीफाई करने के लिए अगर आप सेकेंड इक्वेशन से भी देखना चाहो, 4950 माइनस 750 डिवाइडेड बाय 35, तो भी 120 आता है। ये आपके पास x इज इक्वल टू बेसिक वेज रेट
इक्वल टू 120 पर आवर। ये आपके पास इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। ठीक, ऑल्दो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में आपसे मांगा है टू कंपेयर द रिस्पेक्टिव कन्वर्जन कॉस्ट। बेसिकली यही जो x की टर्म्स में मैंने ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाई है, इसी को एक्चुअल एब्सोल्यूट टर्म्स में बनाने को क्वेश्चन बोल रहा है। आइए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पहले, ये सेकंड बी का फर्स्ट पार्ट था, अब इसका सेकंड पार्ट। बेसिकली इसी को स्टेटमेंट को दोबारा बनाएंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और अब आपके डायरेक्ट वेजेस, नासिक फैक्ट्री में डायरेक्ट वेजेस एज पर रोवन प्लान 38.4x आए थे। तो 38.4x मतलब 38.4 मल्टीप्लाई बाय 120, x की वैल्यू 120 आई है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4608। और सतारा फैक्ट्री में आपके पास ये वैल्यू आई थी 35x, 35 इंटू 120, ये आएगा आपके पास 4200। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट के लिए, वो है नहीं क्वेश्चन में, सीधा सीधा ओवरहेड्स आपने निकाले ही हैं। यहाँ पे 800 और यहाँ पे 750 एज इट इज कोट कर देते हैं, और कन्वर्जन कॉस्ट कंप्यूट कर लेते हैं, और उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे जो क्वेश्चन में दे रखी है वही आई है या नहीं। ऑब्वियसली वही आएगी क्योंकि इसी इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली है। तो ये आएगा 4950 और ये आएगा 4608 प्लस 800 5408। क्वेश्चन में जो आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट थी वो भी यही थी 5408 4950, हमारी भी वही यही है 5408 4950, हेंस प्रूफ आंसर सही है हमारा। खत्म, ये था देखो क्वेश्चन। अब ये 10 नंबर में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कितना आसान, ठीक है ना। आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अब तो ये आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 3 था इस टेस्ट का। ये क्वेश्चन आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वाले चैप्टर से था। द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ कंपनीज लेजर एज ऑन 30th जून 2018। बाय द वे आपकी रेफरेंस के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके नवंबर 2018 के पेपर से है। चलिए मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। ये आपका नवंबर 2018 का पेपर है। इसमें आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट 10 नंबर का देख लीजिए, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है नवंबर 2018 में। ये जो मैं आपको पास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह दिखाता हूँ, ये बार बार जैसे आपको बता रहा हूँ, ये मेन पर्पस इसका यही है ताकि आपको एक प्रॉपर ये आइडिया लग जाए। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं ना, सर मैंने इस लेवल की तैयारी कर ली है, क्या मेरे पेपर के लेवल की तैयारी हो गई है, या मैंने ऐसे तैयारी कर ली है, मैंने वैसे तैयारी कर ली है, क्या पेपर के लेवल की तैयारी हुई है मेरी या नहीं, ताकि आपको यहाँ से ये आइडिया लग जाए सर ये लेवल है पेपर का, ठीक है ना। जितने भी मैं पास्ट ईयर के आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो अकॉर्डिंगली इसीलिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ कंपनीज लेजर एज ऑन 30th जून 2018। डेटा अब आपको दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट वगैरह वगैरह, इन सब का ओपनिंग बैलेंसेस आपको दे दिया। और द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 30th सितंबर 2018। जो ट्रांजैक्शन हुई है वो आपको दे दी है, वो भी क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ लेंगे। आपसे मांगा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, जनरल लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट। बस ये 4 अकाउंट आपको बनाने हैं, ठीक है ना। आइए पहले एक काम करते हैं, फॉर्मेट्स बना लेते हैं इन सभी अकाउंट्स के। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ने फर्स्ट पार्ट में रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट मांगा। अब रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बोल लो, स्टोर लेवल कंट्रोल अकाउंट बोल लो, कोई दिक्कत है नहीं, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। पहले एक बार सारे फॉर्मेट्स बना देंगे, फिर अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं।
रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट के बाद आपसे मांगा है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट के बाद आपसे मांगा है फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट। और लास्ट फिर आपसे मांगा है यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आइए अब सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जो भी आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं इन सभी अकाउंट्स के पहले ओपनिंग बैलेंसेस कोट कर देते हैं, ठीक है ना। रॉ मटेरियल अकाउंट का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 282,450 टू बैलेंस। उसके बाद आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 238,300। इसके बाद आपके पास फिनिश स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 392,500। इसके बाद जनरल लेजर एडजस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस 913,250 क्रेडिट बैलेंस। ये तो एज इट इज हमने जो क्वेश्चन में बैलेंसेस हमें दिए हुए थे वो हमने कोट कर दिया। अब एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स एलोकेटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स से वर्क इन प्रोग्रेस में ओवरहेड्स को ट्रांसफर किया है, एंट्री क्या होगी? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स और प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। आइए, फैक्ट्री ओवरहेड्स का तो अकाउंट आप बना नहीं रहे हो, तो सीधा सीधा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल डेबिट टू कंट्रोल। कितना अमाउंट है? 136,350। अच्छा, अब इसके बाद गुड्स फिनिश्ड एट कॉस्ट, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस से किस कॉस्ट के गुड्स बन के फिनिश गुड्स अकाउंट में गए हैं 13,76,200। एंट्री फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे बाय फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट और फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट में टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट है ये 13,76,200। इसके बाद रॉ मटेरियल परचेज्ड, रॉ मटेरियल परचेज करने की एंट्री रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू जीएल एडजस्टमेंट लेते हैं और जीएल एडजस्टमेंट में बाय रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट है 12,43,810।
1,43,810। सिंपल सिंपल एंट्रीज हैं सारी। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस एलोकेटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस। अब पहले डायरेक्ट वेजेस इंकर हुए होंगे, एंट्री वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। वेजेस अकाउंट तो नहीं बन रहा है लेकिन जनरल लेजर तो बन रहा है ना, बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट 256,800। अब वेजेस इंकर हो गए, अब डायरेक्ट वेजेस को कहां भेजा जा रहा है, एलोकेटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस। तो वेजेस कंट्रोल से वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करने की एंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट है ये 256,800। आई होप समझ आ रहा है। यहाँ पे बहुत बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वेजेस को इंकर करने की एंट्री स्किप कर देते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब फिनिश गुड्स में से अब कितने के गुड्स बिकने गए हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। अब कॉस्ट ऑफ सेल तो बन नहीं रहा है, तो फिनिश गुड्स में ही बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल 1456,500। ठीक है जी। इसके बाद रॉ मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, मतलब रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में कितना आया। तो वर्क इन प्रोग्रेस टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, और रॉ मटेरियल में बाय कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना है ये, 13,60,430। 13,60,430। ठीक है जी। अब सर यहाँ पे आपको दिया हुआ है रॉ मटेरियल क्रेडिटेड बाय सप्लायर्स, मतलब रॉ मटेरियल को सप्लायर से क्रेडिट कर दिया, मतलब सप्लायर से रॉ मटेरियल सप्लायर को हमने रॉ मटेरियल वापस कर दिया। जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट। अब वापस कर रहे हैं तो रिवर्सल एंट्री। आइए इंपैक्ट दे देते हैं इसका, जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय जीएल एडजस्टमेंट, जीएल एडजस्टमेंट में टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना है इसका, 27,200। आइए करेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट यहाँ पे भी 27,200। ठीक है जी, सिंपल था ये भी। उसके बाद रॉ मटेरियल लॉसेस इन्वेंट्री ऑडिट, रॉ मटेरियल का नुकसान हो गया 6,000 का। अब सर बड़ी सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल का नुकसान हो गया लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से बनाएंगे। याद है क्लासेस में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है जिसमें लॉस पता चला था। तो अल्टीमेटली इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से बनाना है, तो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल से निकाल के आप कहां भेज दो इसको, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फैक्ट्री ओवरहेड से ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। और वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया तो सर गुड्स की कॉस्ट का पार्ट अपने आप बन ही जाएगा। तो मेरे को रॉ मटेरियल से निकाल के फैक्ट्री ओवरहेड्स में भेजना है, एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स। नहीं रहे हैं तो बना रहे होते तो वहां पे भी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट डाल देते, यहाँ पे सीधा सीधा ये आ जाएगा 6,000। ठीक है जी, खत्म। अच्छा, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस रिजेक्टेड विद नो स्क्रैप वैल्यू, 12,300 रुपए का वर्क इन प्रोग्रेस रिजेक्ट कर दिया। कहने का मतलब है हमने प्रोडक्शन लाइन से अपनी मशीन से कुछ गुड्स बनाकर फिनिश गुड्स में भेजने चाहे कि ताकि वो आगे भेज दें बेचने के लिए, लेकिन फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया विद नो स्क्रैप वैल्यू, मतलब ये नेट लॉस है आपका। तो सीधा सीधा कॉस्टिंग पी एंड एल बाय कॉस्टिंग पी एंड एल, कॉस्टिंग पी एंड एल डेबिट हो जाएगा इस लॉस से। कितना है, 12,300, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, लास्ट
कस्टमर्स रिटर्न एट कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखिए फिनिश्ड गुड्स से माल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स में बिकने, कॉस्ट ऑफ सेल्स से एक्चुअली में कस्टमर को बिक गया। अब यहाँ पे ना बड़ी सिंपल सी बात है, एक है फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया और कॉस्ट ऑफ सेल्स से वापस आ गया, आगे कस्टमर पे नहीं गया था। दोबारा रिपीट करता हूँ, फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया, अभी कस्टमर को बेचा नहीं है, फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया और कॉस्ट ऑफ सेल्स से वापस आ गया। एक है ये चीज, एक है फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स से कस्टमर को बिक गया और कस्टमर से फिर वापस आ गया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, कस्टमर्स रिटर्न एट कॉस्ट, मतलब आपने फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल्स को भेज दिया था और कॉस्ट ऑफ सेल्स से कस्टमर को बेच दिया था, कस्टमर ने अब वहां से वापस किया, तो एंट्री का इंपैक्ट बताइए क्या होगा। देखिए फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल्स में आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स से कस्टमर को जब बिका होगा तो बेचने की एंट्री क्या पास करी होगी। कोई भी खर्चा जब अक्रू करना है तो जीएल एडजस्टमेंट से, जब सेल की एंट्री होगी तो वो भी जीएल एडजस्टमेंट से, बस जीएल एडजस्टमेंट डेबिट हुआ होगा, तो एंट्री हुई होगी जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट। इस तरीके से हमने सेल्स की एंट्री पास करी होगी। तो सर पहले तो रिटर्न का इंपैक्ट जीएल पे भी डलेगा, तो जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट, ये सेल की एंट्री पास करी होगी। अब रिवर्सल करना है, सेल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट, तो बाय कितना अमाउंट है 45,900। अच्छा वापस आ गया, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स में वापस आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स से वापस आके कहां जाएगा ये, सर फिनिश गुड्स में आएगा। एंट्री फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, टू कॉस्ट ऑफ, कहने का मतलब है कस्टमर से पहले वापस मंगवाया तो जीएल एडजस्टमेंट को रिवर्स किया, कस्टमर से वापस आके कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ गया, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स से वापस फिनिश गुड्स में मंगवा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट 45,000 कितना था 900। ठीक है जी, आई होप कैस सारा निपट चुका है ये। अच्छा जीएल एडजस्टमेंट में बस एक चीज रह गई है, एंट्रीज तो हमने यहाँ पे सारी कर ली, ये जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स का यहाँ पे किया था एलोकेटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस, ये हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स का सीधा सीधा वर्क इन प्रोग्रेस में भेज तो दिया था 1,36,350, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स जैसे वेजेस को पहले इंकर करवाया था, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऐसे पहले इंकर होंगे, इंकर होने की क्या एंट्री होगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट जीएल एडजस्टमेंट, इसका इंपैक्ट रह गया था बस, ये मैं पहले भी बोलने वाला था लेकिन मैंने कहा पहले बात ही कर लेते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट, तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स करके इसको करने की 136,350, सारे अकाउंट्स में तो सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 282,450 प्लस 12,43,810, ये टोटल आएगा 15,26,260 माइनस 13,60,430 माइनस 27,200 माइनस 6,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 1,32,630। ठीक है जी, बाय बैलेंस। अच्छा इसके बाद फिर आपका वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 238,300 प्लस 136,350 प्लस 256,800 प्लस 13,60,430 माइनस 13,76,200 माइनस 12,300, तो ये आएगा 6,03,380 बाय बैलेंस। बैलेंस 12,300 प्लस 13,76,200, तो आएगा 19,01,008। ठीक है जी, लास्ट फिनिश्ड गुड स्टॉक बाय बैलेंस
392,500 प्लस 13,76,200 प्लस 45,900, ये टोटल आएगा 18,14,600 माइनस 14,56,500, 3,50,100. जनरल लेजर एडजस्टमेंट का बैलेंस टू बैलेंस 913,250 प्लस 12,43,810 प्लस 256,800 प्लस 45,900 प्लस 136,350, ये आया 25,96,110 प्लस 27,200, ये आएगा 25 लाख और ये था आपका ये पूरा टेस्ट. आई होप आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा ये टेस्ट. चलिए फिर मिलते हैं अगली टेस्ट के डिस्कशन में. अब ये हमारा सीरीज़ 1 का आखिरी टेस्ट था. सारे टेस्ट हमारे कंडक्ट हो चुके हैं. इसके बाद हमारी सीरीज़ 2 स्टार्ट होगी, जिसके अगेन मैंने आपको शेड्यूलिंग वगैरह सारी बता रखी है. अकॉर्डिंगली उसकी टेस्ट की डिस्कशन में फिर मिलेंगे. ठीक है जी, बाय बाय.